हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यूपीसी नेट 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर, जो कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है। सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। और जैसे कि आपका जो पेपर है वो 120 MCQs का होता है, तो मैंने यहाँ पर 120 MCQ भी ऐड किए हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर 120 आपके होते हैं, 24 सारे ईच सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हम अभी इस मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो मेरे टेलीग्राम का है, तो वहाँ पर ये PDF मैं अपलोड कर दूँगी। वहाँ जाकर ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से चेक कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने की नीड है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में पूरे शरीर में पंप होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी फ्रॉम, यानी कि मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष से पूरे शरीर में पंप होता है? आपको पता ही है, हमारे जैसे ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम आपका, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी आपको इतना पता है। एक मिनट, हाँ ठीक है, हम फिर से एकदम बना देते हैं आपके चैम्बर्स। आपको पता है ये राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला ये राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपका ब्लड जो आपका पूरे बॉडी में जो कन्वर्ट होता है, जो पूरे बॉडी में जाता है, तो वो आपका जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, इस साइड से आपका जो ब्लड है वो आपका पूरे होल बॉडी में आपका ट्रांसफ़र होता है इससे। यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो डायरेक्ट आपका जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद वो प्योरीफाई होता है, उसे एल्वोलाई है वो प्योर करते हैं। एल्वोलाई से प्योर होने के बाद वो आपका आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जस्ट वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद वो पूरा अपने जितने भी टिश्यू सेल्स जिसको रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, वहाँ पर वो जाता है पूरी बॉडी में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यस, डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवाहित होता है? मोस्ट ऑक्सीजन इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। ठीक है, तो इसमें आपका ये पूछ रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन का ज़्यादातर जो भाग होता है वो किस रूप में आपका हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वो किस रूप में होता है? आपको भी पता है कि जो हमारे बॉडी में जो आपका हीम होता है, HB होता है, HB आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपकी होल बॉडी में जाता है। ठीक है, तो HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी कि एक कौन सा प्रोसेस होता है जो आपके लंग्स में जो आपका गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूज़न। ठीक है, वो डिफ्यूज़न उस प्रोसेस को बोलते हैं जो प्रोसेस आपका लंग्स में चलता है आपके गैस के एक्सचेंज करने में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, नोटबुक ले लेना। मानव शरीर में RBC का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो RBC होती है उसका फॉर्मेशन आपका होता है बोन मैरो में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं? डैट मीन विच ब्लड सेल्स प्ले मेजर रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कौन सी ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। WBC जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6, जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो आपकी पोजीशंस है वो बताई हुई हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स, यानी कि जाइलम होता है, हमारे जो पौधे होते हैं, जो जाइलम फ्लैम होते हैं, उनमें जो आपके जल का परिवहन यानी कि जो वाटर होता है उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है किस दिशा में होता है? तो उसका जो
जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है आपका अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके पूरे 120 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.5 के कर सकते हैं आप, 1.5 कर लेना, इससे आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और ठीक है, और मेरी बातें भी आपको समझ में आएंगी क्योंकि मैं एकदम क्लियर ही आपसे बातें कर रही हूँ। फिर है आपका फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, तो उन्हीं से हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट और हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट। जाइलम से हमारे जो वाटर होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से हमारे जितना भी भोजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि किस परिवहन कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो आपकी होती है प्रक्रिया मास फ्लो, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, मास फ्लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पौधों में ट्रांसपिरेशन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है, यानी ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स थ्रो, ठीक है। तो इसमें जो आपका ट्रांसपिरेशन जो आपका होता है मेनली पौधों में, ठीक है, आपके प्लांट्स में, तो वो होता है स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन के लिए संतुलन करता है, यानी कि जो आपका बैलेंस होता है और आपका कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को कौन सा पार्ट आपका ब्रेन का कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सेरेबेरम, सेरेबेलम, मेडुला, थैलेमस। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन अगर आपने पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा आपका बी, सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम जो हमारे ब्रेन के थोड़ा सा पीछे की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में पाया रहता है, यही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को। जब भी हम किसी भी अल्कोहल जैसी किसी भी चीज़ का, अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग का ऐसा कुछ अपना हम इनटेक करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे इसी पार्ट पर पड़ता है। इसीलिए जब हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अल्कोहल इनटेक करते हैं, तो हमारे जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है और हमारे बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसलिए सेरेबेलम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, न्यूरॉन में संदेश संचरण किस रूप में होता है। तो इसमें पूछा है ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन अकर्स इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, केमिकल ओनली, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, हार्मोन्स या एंजाइम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के रूप में ही आपका जो ब्रेन तक है वो मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका डीएनए में जो नाइट्रोजन की बेस की पेयरिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर होती है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, एडिनोसिन, एडिनिन, थाइनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसके लिए आप इस राइट ऑप्शन को ज़रा एक बार अपने नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में और इसको ध्यान से देख लेना, ए, टी और जी और सी, ठीक है, ये आपकी राइट आपकी पेयरिंग होती है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पावर हाउस का मतलब होता है कि हमारी वो सेल को क्या देता है, शक्ति देता है, सेल को ऊर्जा देता है, सेल को वो एनर्जी देता है। तो एनर्जी यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, एटीपी से। तो एटीपी का प्रोडक्शन ही है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जिससे हमारी सेल को एनर्जी मिलती है, इसीलिए उसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज डाइजेशन, ओके, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन या फिर सर्कुलेशन। तो एक्सक्रेशन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीट करना किसी भी वेस्ट मटेरियल को, यही हमारी किडनी का वर्क है। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन का कौन सा भाग फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, नेफ्रॉन, 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 नेफ्रॉन जो कि हमारी किडनी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी में जितने भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आपकी किडनी की, वो होते हैं नेफ्रॉन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर फिल्टरेशन के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर लूप ऑफ फैनले, जिसमें कि आपका वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, डीसीटी, यानी कि डीसीटी यहाँ पर भी एक पैथवे होता है, डीसीटी और पीटीसी। और यहाँ पर कलेक्शन का डक्ट्स की कलेक्शन यहाँ होती है, जहाँ पर आपका Na, सोडियम, कैल्शियम जो भी है यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। बाद में जाकर वो एकदम उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस जो कि आपके फिल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके ब्लड के लिए भी, ब्लड को फिल्टर करता है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है।
अब इंसुलिन, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज इंक्रीज ब्लड शुगर, डिक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज बीपी या फिर कंट्रोल रेस्पायरेशन। तो जो आपका जो अगर आपके बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा बन रहा है और वहाँ पर इंसुलिन अगर प्रेजेंट है तो वो उसको डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करने का वर्क करता है आपका इंसुलिन। कहते हैं ना कि इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, तो उसको डिक्रीज़ करता है ना कि इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन का बनना कम हो जाएगा, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर का अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इसलिए इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ करे और उसको मेंटेन करे। ओके, आगे मूव करते हैं। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कौन सा आयन महत्वपूर्ण होता है? विच आयन इज इम्पोर्टेंट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। ये आपके जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों को मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों के लिए यानी कि बोन की स्ट्रेंथ के लिए तो ये होगा आपका, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैल्शियम, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वहाँ पे जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? एनर्जी को सप्लाई करना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो स्टार्च को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है आपका एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 है यहाँ पर। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपको पता है, स्टेप्स हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में परिवाहित होता है? यानी कि आपका ब्लड जो होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, जो हम बाहर से इंटेक करते हैं, वो आपका होता है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, ठीक है। ओके, पौधों में मिनरल्स एब्जॉर्बेशन मुख्यतः कहाँ होता है? यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो आपके मिनरल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कौन से पार्ट से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, रूट्स। वो अपने रूट से ही अपना जितने मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। आप पानी जड़ में ही तो देते हैं, पत्तों पे थोड़ा डालते हैं। मानव शरीर में डाइजेशन का प्रमुख स्थान कौन सा है? अब देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो डाइजेशन का जो मेन पार्ट होता है, मेन साइट होती है, वो क्या होती है, ठीक है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर माउथ? तो देखिए स्टमक जो कि आपका उसकी लेयर से जो आपका HCl होता है, HCl जो प्रेजेंट होता है वो आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है, अच्छे से उसको तोड़ता है, ठीक है। पहले तो हमने वो खाना जो हमारा माउथ है, माउथ से हमारा खाना स्टार्ट हो जाता है टूटना, छोटे छोटे बाइट्स में वो टूट जाता है, फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में पूरा उसका एकदम कुचल देते हैं स्टमक, ठीक है। स्टमक में ना पूरा वो प्रोसेस चलता है, उसके बाद खाना आता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ, फिर आता है आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज़्यादा आपका एब्जॉर्बेशन हो जाता है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का, और पूरा जो आपका प्रक्रिया होती है, जो पूरी आपकी प्रोसेस चलती है फूड डाइजेशन की, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री, आप इसके PDF डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ प्रैक्टिस कराती हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप आपका क्वेश्चन पर नज़र डालिए, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। मेरे को बहुत मेहनत लगी और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, तबीयत ख़राब थी मेरी तो तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ दीदी आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। तो बच्चों की डिमांड पर ही मैं ये PDF लेकर आई हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने बनाई है, ये मैंने खुद टाइप किया है। तो आप ज़रा इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, उसके बाद फिर मेरी वीडियो को आगे देखना। तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मरीज को अचानक से सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो तो नर्स की मतलब उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए? तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपकी नर्स का, वो क्या होगा अगर किसी भी पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर को बुलाना, कॉल डॉक्टर, ऑक्सीजन देना, मरीज को बिठाना और एयरवे खुला रखना या दवा देना। देखिए अगर किसी भी पेशेंट की सांस नहीं आ रही तो सबसे पहले हम उसका एयरवे देखेंगे कि एयरवे उसका ओपन है कि नहीं है, एयरवे चेक करना है एंड देन हम कोई भी स्टेप लेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपका नर्सिंग होता है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? केवल दवा देना, ओनली गिविंग मेडिसिन, रोगी को समग्र देखभाल, होलिस्टिक पेशेंट केयर, केवल जांच करना, सिर्फ आपको डायग्नोस करना है, या फिर आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने का काम है। तो अगर कोई नर्स है ना तो उसका पूरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको पेशेंट को पूरी की पूरी केयर दे। ठीक है, होलिस्टिक पेशेंट केयर, यही आपकी जो नर्स होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्यूमेंटेशन भी करना, डायग्नोस भी करना, मेडिसिन भी देना और ऑल केयर जो भी आपकी पेशेंट को नीड होती है वो आपकी नर्स देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली का सही अर्थ क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंटली? यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ते हैं। जानकारी साझा करना, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, या फिर राइटिंग रिपोर्ट या ट्रीटमेंट। देखिए जो आपके नर्सिंग के जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंटिलिटी, हाँ सॉरी अब मैं से कॉन्फिडेंटली पढ़ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये है क्या यहाँ पर? कॉन्फिडेंटियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंटिलिटी, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। अब आपके पास कोई भी पेशेंट आया है और आपको लगता है या सॉरी आपकी उसकी रिपोर्ट्स में ऐसी कोई डिजीज़ है जो कि आप ऐसी है कि लोग उससे बचना स्टार्ट कर, जैसे टीबी है, अगर किसी को टीबी है तो आप ऐसा नहीं कि पूरे स्टाफ में ये सभी में उस चीज़ को फैलाते फिरोगे, आप उसको प्राइवेट रखनी है, उसकी प्राइवेसी को, उसके जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको, सभी की बातों को उनको प्राइवेट रखना है, ऑल अबाउट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज़ को भी ऑल अबाउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि मरीज उपचार को मना करता है तो नर्स का उचित कदम क्या है? अगर कोई पेशेंट है और वो मना कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं कराना ट्रीटमेंट, मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो उसका जो वो क्या करना चाहिए नर्स को? उसके बाद क्या करना चाहिए? उसे ट्रीटमेंट के लिए फोर्स करना चाहिए कि नहीं कराओ कराओ कराओ, या फिर उसको इग्नोर कर देना चाहिए, या डिसाइड हरसेल्फ खुद नहीं निर्णय ले? नहीं, आपको डॉक्टर को कॉल करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसके बाद फिर डॉक्टर संभालेंगे। नर्स का कौन सा रोल मरीज और डॉक्टर के बीच समन्वय स्थापित करता है? यानी कि विच रोल ऑफ नर्स इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। ठीक है, जो आपका जो पेशेंट और पेशेंट और आपका नर्स के बीच, नहीं सॉरी मरीज और डॉक्टर के बीच जो आपका कोई ऐसा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन वो करता है, कोऑर्डिनेट करता है? ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, केयर गिवर, कम्युनिकेटर, रिसर्चर या सुपरवाइज़र। तो आपका जो रोल ऑफ नर्स है इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, तो वो आपकी कम्युनिकेटर पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ केयर प्लान? प्रेस्क्राइब ड्रग्स, प्लान पेशेंट केयर, परफॉर्म टेस्ट्स या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो जो आपका केयर प्लान का मतलब क्या होता है? पेशेंट की केयर को प्लान करना, रोगी की देखभाल की योजना बनाना, इसे कहते हैं हम केयर प्लान। नर्स को सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? जो नर्स होते हैं उसका सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है? रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड करना, पेशेंट की सेफ्टी, असिस्ट डॉक्टर या फिर फॉलो रूल्स। रूल फॉलो करने से पहले भी, डॉक्टर को असिस्ट करने से पहले भी आपके पेशेंट की सेफ्टी आपके हाथ में होती है, नर्स के हाथ में होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ड्यूटी है पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करके रखना। डू नो हार्म किस सिद्धांत को समझाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोनोमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलफिसेंस या फिर जस्टिस। तो आपका जो डू नो हार्म है वो आपका प्रिंसिपल आपका है नॉन मेलफिसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एम्पैथी का सही अर्थ क्या है? एम्पैथी का जो मीनिंग है वो क्या है? तो एम्पैथी का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है मरीज की भावनाओं को समझना, यानी कि जो आपकी नर्स है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो फीलिंग्स को समझ पाए। ओके, 80 है यहाँ पर। भारत में नर्सिंग शिक्षा का नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है, क्या है? जो भारत में जो इंडिया में जो आपका नर्सिंग को मैनेजमेंट, नर्सिंग को रेगुलेट करता है, एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन को इंडिया में, तो उसे बोलते हैं हम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, INC। ओके, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का मुख्य कार्य क्या है? नर्सिंग शिक्षा का नियमन, रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी ये मॉडल पेपर आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बस आपसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ इस मॉडल पेपर पर बहुत सारे लाइक्स कर देना। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाना। आपके पास टाइम ही बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। वाकई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो या गलत समझा दिया हो तो आप मुझे ये कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस बात को समझूंगी और उससे फिर मैं इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। तो गलती तो किसी से भी हो जाती है, तो इसके लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एएनएम मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो एएनएम आपका करती है कम्युनिटी हेल्थ में वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में टीटी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? गर्भावस्था में यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टीटी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? दर्द कम करने के लिए, टिटनेस से बचाव के लिए। देखो ऑप्शन आपको खुद ही दिया है, वैसे टीटी इंजेक्शन टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होना चाहिए? जो बेबी आपका न्यू बॉर्न है उसका उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा आपका सी 30 से 60 पर मिनट। अब जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एडल्ट का आपका 12 to 20, लेकिन जो नवजात होता है, जो उसका रेस्पिरेटरी रेट होता है वो इंक्रीज़ रहता है जब वो न्यू बॉर्न होता है। उसकी धड़कन भी, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी वो इंक्रीज़ रहता है। तो 30 पर 60 पर मिनट, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक नवजात शिशु का इतना रहता है, ओके। जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या देना चाहिए? क्या देते हैं जन्म के तुरंत बाद? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हनी, वाटर, कोलेस्ट्रम, ग्लूकोज। तो आप स्तनपान भी यहाँ पर हिंदी में लिखा है, और बाकी कोलेस्ट्रम अगर लिखा आता है तो आपको ये राइट ऑप्शन समझ जाना है। कोलेस्ट्रम आपके माँ का दूध का, जो माँ का पहला दूध, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। हनी, वाटर, ग्लूकोज कुछ भी नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। गर्भावस्था में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें एनीमिया यानी कि आपके ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि ये कमी में प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। तो एनीमिया क्यों होता है? ब्लड की कमी से, और आपका जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, फैट की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की, या फिर आयरन की। तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है तभी हमें एनीमिया होता है। तो विटामिन सी से हमें एनीमिया नहीं होता, फैट से भी नहीं होता और प्रोटीन से भी नहीं होता, ठीक है। तो हमारी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की कमी हो जाती है, जिससे हमें एनीमिया हो जाती है। कौन सी बीमारी संक्रामक है? वी डिजीज इज कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ उसे बोलते हैं जो कि हमारा एक दूसरे से फैलती हैं, टच करने से, एयर से, डस्ट से, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल जो कि हमारा जेनेटिक चलती हैं या फिर आपके बर्थ से ही वो डिजीज़ प्रेजेंट हो। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कम्युनिकेबल है? तो डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल है क्योंकि ये किसी से भी नहीं फैलती है, खुद से ही होती है। हाइपरटेंशन यानी कि आपका बीपी हाई होना, तो ये किसी दूसरे से नहीं फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और कैंसर भी आपका एक दूसरे से नहीं फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस आपका ऐसी बीमारी है जो कि आपकी एक दूसरे से ट्रांसमिशन से फैलती है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बता दीजिए। मलेरिया है, वो किसी दूसरे से फैलता है। डेंगू है, मच्छर से फैलता है। गंदे पानी से मलेरिया फैलता है। डायबिटीज़ है जो कि आपका ब्लड शुगर का हाई हो जाना। टीबी है, वो किसी से फैलता है ट्रांसमिशन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। 89 है यहाँ पर। ब्लीडिंग होने का पर पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप इन ब्लीडिंग, पानी देना, दबाव डालना, मरीज को जलाना, या फिर नज़रअंदाज करना। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रेशर से उस पार्ट को हम दबा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? ये आपको याद रखना है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, सॉरी नहीं कार्डियक नहीं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ये आपकी सीपीआर का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्न इंजरी का पहला उपचार क्या है? ठीक है, अगर किसी को बर्न इंजरी हुई है यानी कि जल गया है वो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? उसको कूल विद वाटर यानी ठंडे पानी से धो देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वयस्क में सामान्य पल्स रेट क्या है? ठीक है, वयस्क यानी कि एडल्ट की बात कर रहे हैं। एडल्ट की मैंने जो पल्स रेट है वो होती है, पहली वीडियो बताया है, 60 to 100 पर मिनट, ओके। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80, 120/80। यदि मरीज बेहोश हो जाए तो नर्स का सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो उसे क्या सबसे पहले चेक करना है अगर पेशेंट बेहोश है? तो पल्स एंड ब्रीदिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। शी राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अब इसको पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है, तो आ लेटर इज रिटन बाय हर। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको देखना है। ये जो आपका सही ऑप्शन है, जैसे कि इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है कि उसने वह एक लेटर लिखती है। तो
अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। इनके आपको ना पूरे रूल्स आपको इनका याद कर लेना है कि इसको कैसे कैसे आप बनाते हैं, आपने अभी तक समझ लिए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपकी वर्ब होती है उसकी वो थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दी जाती है, और वहाँ पर बाय भी लगा दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो ये आपके रूल होते हैं आपके एक्टिव पैसिव के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अ बुक वाज रिटन बाय हिम, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? अ बुक वाज रिटन बाय हिम, अब इसका एक्टिव का उल्टा करना है आपको, तो यहाँ पर जो पहले बुक है उसको लिख, इसमें बुक नहीं, इसमें हिम है, हिम का मतलब कि बॉय है, कोई मेल है, तो हिम का ही हो जाएगा। एक किताब उसके द्वारा लिखी गई, यानी कि एक वो किताब लिखता है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ही रॉट आ बुक, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो इसमें वॉज लगा हुआ है, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें पास्ट ही लिखना है, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही रोट अ बुक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 98 है यहाँ पर, ही सैड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थका हुआ हूँ, इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ही सैड डैट ही वॉज टायर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठ गई सारे रूल आपको यहाँ पर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो को देख पाते हैं, सारे बच्चे भी पूरी वीडियो को नहीं देख पाते, ज़्यादा वीडियो लंबा मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इन टेलीग्राम पर जाकर इनकी जो आपकी जो PDF है वो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर लें पूरी। इसकी राइट ऑप्शन भी इसके नीचे दिए हुए हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी कि कौन बताएगा आपको राइट आंसर, तो इसके नीचे ही आपके राइट आंसर दिए हुए हैं, तो जाएँ वहाँ से इसको चेक कर लें, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो जाएँ इसको चेक करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।